एक्चुअली हम लोग दिल्ली में बैठ करके सब चीज़ समझ रहे हैं कि पूरे देश में सब ठीक चल रहा है। दिल्ली इज ए आइलैंड इन आवर कंट्री। ये जो कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है, और हमने जब भी देखा है कि हमारे डेमोक्रेसी को क्राइसिस हुआ है, एवरी टाइम आवर कोर्ट्स हैव कम टू द रेस्क्यू। कि जब हम देखते हैं वही एडीएम जबलपुर वाला केस हुआ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज कोलिजियम सिस्टम नहीं था इस वजह से वो जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। हार्ट एंड सोल है पूरे डेमोक्रेसी का, पूरे संविधान का, पूरे आर्टिकल 21 तो हमारे जीने का अधिकार, तो आप कैसे आप उसको सस्पेंड कभी भी कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं कोई सवाल ही नहीं। बट सर वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी तो जो वैकेंसीज हैं, जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो फुल्ली कंप्लीट है, वो ऐसा नहीं है। अब तो पहले से बेहतर है, वैकेंसी बड़ी तेज़ी से भरी जा रही है, बट ये हमारे देश में पोस्ट वैकेंट रखने की डिफरेंट डिपार्टमेंट से आदत है, तो जुडिशियरी भी उसी तरह का है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लॉ सीखो इनसाइट्स। लॉ सीखो इनसाइट्स पर हम बात करते हैं डिफरेंट लीगल इश्यूज़ की। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं पवन सर। पवन सर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 1990 से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। 1997 में वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बने। आज हम उनसे बात करेंगे कैसे डिफरेंट कोर्ट्स फंक्शन करते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और क्यों पेंडेंसी जो है केसेस की वो बढ़ती जा रही है, इसके बारे में। वेलकम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपकी लीगल प्रोफेशन में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब से शुरू किया आपने, उसके बारे में बताइए। इनिशियली आई वांट टू से दैट मैं बिहार के एक छोटे से शहर लखीसराय से बिलोंग करता हूँ। ओके। और उसके बाद मैंने 10th एंड 12th सैनिक स्कूल झारखंड से पास किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बीएससी ऑनर्स 1987 में किया। और अच्छा, पास आउट हुए आप 1987 में मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी पास किया। उसके बाद देन आई स्विच टू लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर from the year 1987 to 1990. Okay. And thereafter I got myself registered in the Bihar State Bar Council at Patna and practiced there for nearly 1 year. Okay, आपने मतलब लॉ यहाँ से करा, बट रजिस्ट्रेशन जो है आपने बार काउंसिल ऑफ बिहार में किया। बिल्कुल। And then I practiced with one of the seniors, UP Singh, for 1 year. And thereafter I shifted to Delhi for practicing in Supreme Court of India and other courts here. तो पटना आप गए, फिर वहाँ से यहाँ आए। पहले आप मतलब पटना हाई कोर्ट में गए, फिर यहाँ आए, तो क्या रीज़न था कि पटना हाई कोर्ट से दिल्ली फिर से शिफ्ट होने का? Actually, during my practice for 1 year, going throughout Bihar in different districts, I realized that the scope and other aspects was not that wide. Okay. And the skills which I had developed as a law student here in Delhi University, I did not find that it could be utilized very well in the state of Bihar. Okay. So I preferred that I must come back to Delhi and do my practice. Okay. तो फिर कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे शुरू किया फिर से? Here then I joined Mr. Kailas Vasudev, senior advocate. At that point of time he was AOR, and then Mr. Rangarajan Kumar Mangalam. I worked with him for 4 years, and thereafter I became advocate record in the year 1997. 1997 में AOR आप बन जाते हैं, advocates on record? Certainly. I timely passed. There was absolutely no difficulty being a student of Delhi University. So तो it was उसके बाद मतलब लाइफ में शिफ्ट हुआ AOR बनने के बाद? Certainly. It was just like being born again. Okay. I was not existing in Supreme Court, I believe, until I became an advocate in court. Okay. It was really a different situation after passing the examination.
इट मीन्स कि उससे पहले चैलेंजेस ज़्यादा थे, मतलब चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स पूरे थ्रू आउट लाइफ होते हैं, बट जो प्रैक्टिस में जब आप AOR नहीं थे, मतलब 1997 से पहले, तो वो क्या चैलेंजेस थे जो हम एज एन एडवोकेट जब हम इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वो चैलेंजेस जो आपने भी फेस किए होंगे, क्या वो स्पेसिफिक चैलेंजेस होते थे जो हमें लगता था कि वो टैकल करना बड़ा टफ होता है, या हमें जो गो थ्रू करना होता है उस फेज से वो बड़ा चैलेंजिंग होता है? तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर what challenges I faced before I became advocate in court, or you want to say about other courts? अदर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एज वेल, मतलब स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हमने चैलेंजेस फेस किया और अदर कोर्ट्स में भी? In Supreme Court, those who have no background, and if he is not advocate in court, he must forget that he will get any case in Supreme Court for at least for 15-20 years. For 15-20 years? 100%. One, it is very difficult. If the day you become advocate in court, you just think that you have been launched, and people will start approaching you, and your practice is likely to start very soon. Okay. And so far as other courts are concerned, what I have experienced in these 34 years of my practice, district court, there is no risk. Anybody who is sincere, he is bound to succeed. In high court, this is little more difficult. Okay. And in Supreme Court, still little more difficult. But it overall, what I understand, what I have felt in these many years, being a person belonging first generation lawyer, being a first generation lawyer, I have found that it is not very difficult. One can establish himself and earn his livelihood with dignity, with hard work and honesty. There is absolutely no difficulty. And it is one of the best professions even today in India. It is called a noble profession. 100%. सर, जैसे आपने कहा कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और अगर आप AOR नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, बिकॉज ट्रायल कोर्ट होता है, तो क्या वहाँ आसान होती हैं चीज़ें? आसान तो कहीं कुछ नहीं होती, बट वहाँ पे जो आदमी हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, तो I don't find that there is any difficulty in establishing practice there in district court. Okay. So district court it is a very safe to practice in district court, especially when you have studied law from good places, good college, good university. Your concepts about law is very clear. Then absolutely no problem, and there is no problem of being first generation lawyer, second generation lawyer in district courts. वो problem नहीं है? No, not at all. There's a lot of cases there. Lot of cases. People are really struggling to get a proper legal advice. Okay. In trial courts. In general, in our society. Okay. So at first, when people are struggling to get the proper legal advice, then firstly they will approach only the trial court. Then only high court and supreme court comes into picture. So this is a very lucrative line. At least at the present moment. During our time, it was called not to be a very good career, but now everybody wants to do law. Yeah. There is a rush of young people joining law nowadays. बहुत ज़्यादा लोग अब जो है ज्वाइन कर रहे हैं, and there is a lot of scope also. और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, पहले ये बोल दिया जाता था कि भाई लॉ तो वो करते हैं जिनको कुछ नहीं आता है. Certainly. But this is not the case today. No. Because even our professors in Delhi University always to tell that this is one of the best professions, and they used to always encourage us to join this profession. सर, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए ठीक है, कोई अगर बाहर से या दिल्ली से नहीं है, दिल्ली में पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो उनको मतलब क्या ट्रायल कोर्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए या बाकी भी मतलब उनको माइंड में ऑप्शन लेके चलना चाहिए?
देखिए, ट्रायल कोर्ट में इसलिए करना जरूरी है कि वहाँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन होते हैं, वहाँ पे आपको क्लाइंट्स का नंबर अधिक होता है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आते हैं, सबको देखना समझना, और क्रॉस एग्जामिनेशन जो बेसिक विच ही विल बी रिक्वायर्ड व्हेन ही आर्ग्यूज ए मैटर in a final hearing matter or any other matter in High Court or Supreme Court. So unless he has got the base of Civil Procedure Code or Criminal Procedure Code, other provisions of law, it will not be possible for him to properly succeed in higher courts. So in fact, it is a basic requirement to practice बिफोर ट्रायल कोर्ट. yes. सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं तो वहाँ पे जैसे आपने ही कहा कि ट्रायल के मैटर्स होते हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, और वहाँ पर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिकॉज अगर हम इन जनरल भी देखें तो अगर आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ट्रायल का भी काम आना चाहिए. तो इसी वजह से ये भी रिकमेंड किया जाता है कि वन शुड स्टार्ट हिज और हर प्रैक्टिस फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट. तो ठीक है, वो भी एक बात है, लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाई कोर्ट्स में एंड सुप्रीम कोर्ट में अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ के मैटर्स मिलेंगे ही नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाएं तो आपको केसेस नहीं मिलेंगे. केसेस तो आपके अगर ऐसी कनेक्शंस हैं, आपके पर्सनल एसोसिएशंस लोगों से हैं, तो आपको मिलते ही हैं. कोई उससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या कहीं जाने का इसका कोई पर्पस नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे तभी आपको केस मिलेगा और हाई कोर्ट जाएंगे तभी आपको केस मिलेगा. ऐसी बात नहीं है. सिंपल सी बात है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब जाएंगे तो आपको लॉ का बेसिक समझ में आएगा, हाउ द लॉ फंक्शंस फॉर द कॉमन मैन, वो आपको दिखेगा. और हम लॉयर्स जो हैं, हम तो कॉमन मैन के लिए कोर्ट बनी है, तो एक्चुअल तो कोर्ट जिला न्यायालय ही है ट्रायल का. एंड नॉट ओनली दैट, जो आप स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अनलिमिटेड मॉनिटरी जुरिसडिक्शंस हैं. ये तो दिल्ली में जो हाई कोर्ट को देयर इज ए पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की इतने से ऊपर का केस है तो हाई कोर्ट जाएगा. और वैसे बाकी स्टेट्स में है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितना भी अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है. तो वो तो दैट यू कैन हैव ए लुक्रेटिव प्रैक्टिस बाय हैंडलिंग सम सूट ऑफ 100 crore एंड दैट विल गो इनटू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यस, द डिस्ट्रिक्ट जज हैज अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन. ओके, बट यहाँ पे 302 cases are being handled by the learned ADJ, district judges. So district courts are full-fledged courts. And one can make his future in the district court itself. ऑफ कोर्स क्रिमिनल वाला तो वी नो कि भाई ये तो ठीक है, ट्रायल से ही शुरू होगा. बट जैसे दिल्ली में ही होता, आपने कहा कि दिल्ली में होता है कि अगर एक सिविल मैटर है और एक अमाउंट से ज़्यादा का मैटर है तो वो सीधे हाई कोर्ट में आएगा. बिल्कुल. बट स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं है. वो मैटर भी पहले डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जाएगा. अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन. ओके, of any amount. And only the high court, in high court the appeal goes against that decree. ओके, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का उसमें नहीं है, सिविल मैटर नहीं है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट one can't ignore, nothing extra is there in high court and supreme court. Okay. So one can make his fortune even in district court. Yes. There, I have been Patna High Court. I have found there are many civil lawyers at Patna High Court. When they appear in the Patna High Court, I'm talking about some 30 years back when I was there. Then I found that the judges, honorable judges, keep waiting for them. That Mr. So and so will come and guide us, because this is a very complicated civil matter. Civil issues involved. Okay. So that's even the civil courts, there is hardly any difference. बिकॉज कई बार ना मैं भी देखता हूँ कि मेरे जूनियर्स जो मुझसे पूछते हैं कि सर हम बाहर से हैं, मतलब तो क्या हमें दिल्ली में ही रुक कर प्रैक्टिस करनी चाहिए या हमें अपने स्टेट्स में भी की तरफ जाना चाहिए, तो उनके लिए मतलब ऐसे क्वेश्चंस को क्या आंसर किया जाए सही से? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने दिल्ली में 32 ईयर्स तो कर चुका हूँ मैं प्रैक्टिस. हमने ये देखा है कि
जो लोग बाहर से हैं उनको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में केसेस आने थोड़ी मुश्किल है. अच्छा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ. I myself personally experience about it. Or so far as Supreme Court is concerned, it has to come from different States. courts, हाँ, different states. हाँ. तो आप किसी और स्टेट से हैं तो वहां से आपको केस आएगा. हाँ. But it is always very difficult to get cases in district court and high court. हाँ. So if you want to really practice and know more about the district court and high court, you must go to your own district court or your own district high court, own high court. हाँ, जहाँ पे भी आप रहते हैं. हाँ, from whichever place you belong. और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे करते हैं तो ये पॉजिटिव है कि यहाँ पर डिफरेंट, इट्स ऑफ कोर्स ही बात है, हाई कोर्ट से मोस्टली केसेस अपील में ही आते हैं. हाँ. तो यहाँ पे फिर वो उस मामले में अगर हम देखें तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हाँ. यस. तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, हम शुरू में कोई भी आएगा और प्रैक्टिस करना वो स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है सीनियर को ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइड करेंगे. तो कितना टाइम लगता है, मतलब एज यूजुअल, कि इतने टाइम में आप इंडिपेंडेंट जा सकते हैं? बड़ा मतलब ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मुझे पता है, बिकॉज इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट फिर भी कि मतलब ठीक है, कोई आया, कोई पर्सन है, वो किसी डिफरेंट स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तमिलनाडु से हैं, या कहीं से भी हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो सीनियर के साथ ही जाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है. कितने टाइम में वो अपना इंडिपेंडेंट जा सकते हैं? Nobody discloses. Even my colleagues, I've seen that people always say that I am doing very well. हाँ. But I can disclose about myself. हाँ. That it took nearly 12 years for me to properly make livelihood for myself and my family. 12 साल. It was only after 2002 and 2 or 3 I was really feeling comfortable financially. And you started practicing from 1991. Okay. बहुत सर, ये तो बहुत ही मतलब एक लंबा समय है. And though I became an advocate in court in 1997, हाँ. even then I found that I was struggling. Why? Because advocate in court is only a degree. It is only a qualifying examination. You qualify. But then you have to in the market, people should know that you are a good lawyer. You can really deliver to the people. सर, जैसे आपने कहा कि आपको मतलब 10-12 साल लगे पूरा स्टेबल होने में, तो बट आपने और लोगों को भी तो देखा होगा ना? तो I found it's just like that. It's only 12-13 years only. Those who were like me, the first generation people, I found. Those who had the background, I found them shining from the very beginning itself. They got a lot of opportunities in the beginning too. I can really foresee my friends who were from the good background. They had absolutely no problem. Good background means they have some legal background already. Their parents were either judges or senior lawyers or सर, इससे कैसे फर्क पड़ता है कि आपका लीगल बैकग्राउंड पहले मतलब था या नहीं था? फर्क तो ये पड़ता है कि वो आपको वहाँ पूरा ऑफिस मिल जाएगा, पूरी आपको जितना एस्टेब्लिशमेंट है आपको मिल जाएगा, एंड द लाइकलीहुड दैट यू मे द क्लाइंट्स आल्सो मे लाइक टू प्रेफर यू बिकॉज you can easily get the relief. Relief you can say. That's also very important aspect you are telling, because they are interacting with the honorable judges and senior advocates in different places, different seminars. They are aware about all that things are happening. We people who first generation, we were not aware about many things at that time. Now things are available on WhatsApp and other social media, but at that time during 90s there was not such communication facilities. जैसे आपने यही बताया कि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, उस समय अवेलेबल नहीं थी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी. ऑफ कोर्स ही बात है, लोगों के यहाँ टेलीफोन होना भी एक अपने आप में एक स्टेटस सिंबल माना जाता था एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो डिफरेंस तो आया है.
लेकिन उस समय जैसे ये भी होता था, अब एक चीज़ इसी से मुझे और याद आ रही है कि अभी जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑनलाइन में हमारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, हम लोग वो कोट कर देते हैं जजमेंट्स। उस समय कितना डिफ़िकल्ट होता था आपको सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स पढ़ना और बाकी सारे जो सोर्सेस थे केसेस को साइड करने के लिए। बहुत रियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट दोज डेज टू फाइंड अ जजमेंट. We had yearly digest which we could search physically by going through the yearly digest and see from the subjects A, B, C, D like that. Okay. And we used to, like in Supreme Court, if you ask me, that the practice of Supreme Court is that a senior lawyer who has to argue a matter tomorrow, he gets a brief in the evening around 6. Okay. So then we all juniors are distributed the briefs and we read the briefs, and so we keep doing the research and keep briefing our senior till late 12-1 in the night. Okay. So our seniors are also not leaving the office unless they are clear about all the judgments and everything. अभी तो ये है कि ठीक है, अगर आप इवनिंग में निकल भी गए हैं तो सीनियर ही बोल देते हैं कि ठीक है, आप देख के रात में एक बार कॉल कर लेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे, तो ब्रीफ हो जाएगा. ऑनलाइन टेलीफोन ही नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, तो कुछ था ही नहीं. इट वाज टू डिफिकल्ट. और जो हम लोग एससीसी ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं, कुछ कहाँ था, कुछ भी नहीं था. अभी तो ये है कि ठीक है, आप निकल गए ऑफिस से, लेकिन 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे एक बार ऑनलाइन मीटिंग ही कर ली तो आपको सारा ब्रीफ सीनियर को तो बहुत कुछ हो जाता है. हमारा ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, सीनियर से बात हो जाती है, एंड हम घर में जाकर के खुद ही इंटरनेट खोल करके बहुत कुछ देख लेते हैं. पहले तो कोई हमारे पास एक भी किताब नहीं था, तो वहीं ऑफिस में ही बैठ के वो जो किया सुबह. तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू रीच आवर ऑफिसेज अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग, एंड वी यूज्ड टू लीव आवर सीनियर्स ऑफिस अराउंड 12-1 इन द नाइट. बट अभी भी क्या ऐसा होता है? अब तो ऐसा नहीं होता है ना. नहीं, अब भी मीन्स की बिकॉज पीपल गो टू देयर हाउसेज नाउ because they do the work at their homes, because now so many facilities of SSC online are available. हाँ, it is cheaper also. जजमेंट्स वहाँ पे देख सकते हैं. क्यों आप ज़्यादा बुक कैरी करेंगे? बिल्कुल. फिजिकल फॉर्म में. Earlier we didn't have the books, we could not carry books also. That was a problem. Now Exactly. Now even we look at everything online. We see SEC online, we see everything. So things have entirely changed from that time and the present moment. सर अभी जैसे अब हम देख रहे हैं आजकल सारे मोस्टली दिल्ली में तो सारे कोर्ट्स हाइब्रिड में हैं. हाइब्रिड में मतलब फिजिकल फॉर्म में तो चल ही रहे हैं, कोई ऑनलाइन भी अपीयर होना चाहता है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो एडवोकेट्स हो, तो हो सकते हैं. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? ये तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस. If I want to do a matter, I am not fully well, or the case is very urgent, or the honorable judge wants to dispose the matter. He is worried that it should be disposed as early as possible. Then I may not take adjournment. I can sit at home and I can do the matter. So this is going to make a lot of difference in coming days. The disposal rates are going to be higher. पहले से ज़्यादा है, 100% बढ़ रहा है. And the quality of assistance is also to the courts is also going to be better. Quality of judgments are also like to be better. But कई सारे हमने देखे, मतलब ठीक है दिल्ली में तो इट्स ओके, हाइब्रिड कोर्ट्स को प्रमोट किया ही गया है. सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से ही कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले में बहुत ही हम बोल सकते हैं कि एक्टिव हैं. तो शुरू से ही उन्होंने भी, मतलब जब से कोविड के बाद से ऑनलाइन शुरू हुआ है तो उन्होंने ऑनलाइन बंद नहीं किया, बीच में अलाउ करते रहे. बट मैंने देखा है कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स जो हैं अभी भी, अदर हाई कोर्ट्स, वहाँ से बड़ा रेजिस्टेंस आता है इस चीज़ को लेके कि नहीं, हमें ऑनलाइन नहीं करना है. और इवन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद ही, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं और जो फॉर्मर CJI थे उन्होंने भी काफ़ी इस पे एम्फेसाइज किया, और ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप था. उन्होंने ये चीज़ इसके लिए पुश किया कि हर कोर्ट जो है कम से कम हाइब्रिड तो चलाएं, बिकॉज जो हम ऑनलाइन वाला कोर्ट चलता था वो सिर्फ, उन्होंने ये भी बोला है स्पेसिफिकली कि वो सिर्फ कोविड पीरियड के लिए नहीं था. तो अगर टेक्नोलॉजी आई है सो इट हैज़ टू बी फॉलोड, अभी भी फॉलो करना है. तो वो सिर्फ कोविड के टाइम के लिए नहीं था. तो क्यों ऐसा होता है कि हम
देखते हैं कि कुछ हाई कोर्ट्स हैं, मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव इस बात को मतलब नहीं नहीं हम देखते हैं कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव है। एक्चुअली हम लोग दिल्ली में बैठ करके सब चीज़ समझ रहे हैं कि पूरे देश में सब ठीक चल रहा है। दिल्ली इज ए आइलैंड इन आवर कंट्री. We have got all kinds of facilities, and therefore our internet facilities are much better, of much better quality. सर अब तो सब जगह आ रही है। नहीं, the take example for Central Administrative Tribunal Principal Bench in Delhi. They have recently started properly that online hearing. Before that it was just it was not working properly. So we must understand their difficulties. They have to, the states have to go far for adopting all these facilities. Okay. Because the honorable judges from that different high courts come to Supreme Court. They are willingly doing this online hearing in Supreme Court. So what hesitation they will have in doing it in the High Court? So in fact, this everybody now, I am from that generation who was resisting it. I would tell you that some years back, the Honorable Chief Justice of India sent a proposal to Advocate Nicobar Association for e-filing in Supreme Court of India. हाँ, अभी तो पूरी e-filing है. I'm telling much before COVID period. Okay. So that the Honorable Supreme Court sent proposal to Advocate Nicobar Association for adopting this e-filing some 10-15 years back. Okay. So what had happened that Advocate Nicobar Association sat together Scora, and unanimously rejected this proposal of Supreme Court with respect, saying that it is not possible. Okay. And now we are all are happy with that. E-filing, exactly. आपको इतना बड़ी फाइल लेके 200, 300, 400 पेज की फाइल लेके कहीं घूमना नहीं पड़ रहा है. सारा कुछ आपका PDF के फॉर्मेट में है और सब कुछ. So now earlier it used to be 3 days and 5 days in Supreme Court for filing. That you have to file a document 3 days before, some document 3 days before, some 5 days before. Now by e-filing, it has been cut down to if I file the 1 day in advance before 11, then it will come up on record before the honorable judges. So there has been a lot of difference, and so far as other high courts and other courts are concerned, we have to upgrade their facilities. They will all come to do this facility that has developed and has made the whole judicial system more efficient. तो अभी अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो दिल्ली में नहीं है, तो वो बाहर से मतलब दिल्ली के कोर्ट्स में अपीयर हो सकते हैं. Why not? What had happened that I think few months back there was a demand from Madras Bar Association. Then the honorable, the former CGI Justice Chanchur said regarding that there should be a bench. There should be a bench in southern part of the country. Okay. So then at that point of time, our former Chief Justice of India, Justice D.Y. Chanchur, said that that one can do his cases from anywhere, from any corner of the country. So there is no need to have any bench anywhere. एग्जैक्टली. सुप्रीम कोर्ट में तो अब तो कहीं से भी आप फाइलिंग, आप पूरा ई-फाइलिंग है. अपीयर आप VC से हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सब कुछ लाइव चलता ही है. There is no need to come to Supreme Court at all. You can do it from any corner. सर इस चीज़ की तो तारीफ करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया और चीज़ों को, मतलब जो लिटिगेंट्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स बनाए, चाहे वो ई-फाइलिंग को लेके हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके अपीयरेंस का हो. मतलब इस मामले में सच में वन शुड अप्रिशिएट आवर सुप्रीम कोर्ट. तारीफ करनी चाहिए और इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए. मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ. मैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और कोविड पीरियड में जब सडनली कोविड जब पीक पे था, लॉकडाउन करना पड़ा. हाँ, लॉकडाउन हो गया था. हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था
इवन ड्यूरिंग दैट टाइम हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स ने बंद कर दिया था फाइलिंग फिजिकल. इट वाज ओनली सुप्रीम कोर्ट जिसने फिजिकल एंड ई फाइलिंग दोनों चालू रखा. आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी, कोई भी लॉयर या कोई भी लिटिगेंट, दोनों में से कोई भी कर सकता है. हाँ, फाइल लेके भी जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट जितनी इफिशिएंटली चली कोविड में और जितनी आज भी चल रही है, मैं ये आपके सामने कहना चाहूँगा, कोई कोर्ट दिल्ली का तो हम लोग हैं दिल्ली में, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोई कोर्ट इतनी इफिशिएंटली रजिस्ट्री नहीं मैनेज कर पा रही जितनी अच्छी सुप्रीम कोर्ट मैनेज करती है. ये तो है सर. और बहुत ही मतलब अगर आप देखेंगे कि इस मामले में बहुत ही इक्विटेबल है. 100%. हमें फोन आ जाता है रजिस्ट्री से कि सर ये कागज में ये डिफेक्ट है, इसको ठीक करिए. ओके. अब बताइए, जब मुझे फोन आ जाएगा तो हम या हमारा स्टाफ जाके उसे कैसे ठीक नहीं करेगा? एग्जैक्टली. सुप्रीम कोर्ट इतनी स्पीड से चल रही है, इतने बड़े बड़े मैटर हैंडल हो रहे हैं, पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट पे होती है. ये सुप्रीम कोर्ट और हम लोग सब इस बात से कॉन्शियस हैं. और अगर देखेंगे ना, वही चीज़ है जो मैंने कहा, बहुत ही फ्लेक्सिबल उन्होंने बनाया अपने आप को, कि जिससे जो एक्सेस टू जस्टिस है, बिकॉज एक्सेस टू जस्टिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि लोगों के लिए चीज़ों को आसान किया जा सके. तो इस मामले में तो मानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है सुप्रीम कोर्ट. 100%. सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान से केसेस को इतनी इफिशिएंटली हैंडल हो रहा है कि मैं 1997 से मैं AOR हूँ, एडवोकेट रिकॉर्ड हूँ. मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया. मैं आई कैन वॉक डाउन किसी भी सेक्शन में, किसी भी ट्रांसफर पिटीशन का या सर इवन ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. मेरे भी कुछ मैटर्स होते हैं, तो कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़ी कि मुझे रजिस्ट्रार से मिलना है या कुछ अपने ग्रीवांस बताने हैं, तो मैंने बताया. और सुप्रीम कोर्ट में जो भी हैं, रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो भी आपने अपने ग्रीवांसेस बताए, उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लिया. मतलब कभी ये मैंने नहीं फील किया कि अभी तो आप जूनियर हैं, बिल्कुल ना, बिल्कुल, और आपको नहीं सुना जाएगा. तो पूरा स्टाफ भी इवन है, तो वो अगर आप कुछ कह रहे हैं, कोई चीज़ सही बात उनसे बोल रहे हैं, तो अच्छे से वो सुनते हैं और उस पर सिर्फ सुनते ही नहीं, एक्ट भी करते हैं. तो ये तो मैंने खुद इसका तो विटनेस मैं खुद हूँ. यू आर राइट, आई एग्री. जब हम कोई मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं एज अ लिटिगेंट और एज एन एडवोकेट, तो क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसीडर करके सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ग्रांट करता है या नहीं करता है? क्या कौन अपीयर हो रहा है? कई बार सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म भी होता है, इन जनरल जुडिशरी का इस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म होता है कि कौन अपीयर हो रहा है, इससे फ़र्क पड़ रहा है. पहले यू सेड कि कौन से फैक्टर्स हैं. हाँ, ऑब्वियसली द फैक्टर्स आर द peculiar facts of that particular case, merits of the case. Then secondly, the statute that is involved in that case. And thirdly, the judicial precedent of legal judgments of different courts. So basically this is the criteria. So, look, you have said, आपने बताया कि कौन अपीयर करता है, ये मैटर करता है. जो लोग कोर्ट में रेगुलरली अपीयर करेंगे, जजेस से कन्वर्सेंट होंगे, तो थोड़े से उनको तो जजेस को उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होंगे. हाँ, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी का इशू है वहाँ पे तो डिस्क्रिशन है. जहाँ जिन कोर्ट्स में मैं ज़्यादा अपीयर होता हूँ, जजेस हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, हमें वहाँ अच्छा रिलीफ मिलता है. तो इसमें कौन अपीयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है. सर्टनली देयर आर सम जो लोग लीगल लुमिनरी हैं, तो उनको जजेस ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज वो वेल रेड हैं, बिकॉज उनके पास अनुभव है. तो इसको दूसरे ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए. एग्जैक्टली. सर इसी बात से एक बात और आई, एक बात व्यूअर्स को अगर पता चल जाए तो बेटर रहेगा, कि सीनियर एडवोकेट जो डेजिग्नेटेड होते हैं और बाकी अदर एडवोकेट्स में क्या अंतर होता है? सीनियर एडवोकेट थोड़े लोग डेजिग्नेटेड होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बाय जजमेंट हैज फिक्स सम क्राइटेरिया. तो दे आर सपोज टू बी स्पेशलाइज्ड इन आर्गुमेंट्स. दिस इज द ओनली डिफरेंस. एंड द एडवोकेट निकॉट्स एंड अदर एडवोकेट्स आर फॉर preparing
drafting, filing, and then they can argue also. But in fact, senior advocates are specialized only for, is supposed to be specialized in arguments. कि वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. This is the only difference. Otherwise, we वो ब्रीफिंग जो होगी वो मतलब डायरेक्ट वो क्लाइंट से नहीं बात कर सकते हैं. ये भी होता है. एक्चुअली सीनियर एडवोकेट का कंसेप्ट इसलिए भी बनाया गया कि जो यंगर जनरेशन है उनको चांस मिले, बिकॉज सीनियर एडवोकेट्स कैन नॉट फाइल देयर वकालतनामा. सो द इन फैक्ट द प्रैक्टिस शुड हैव बीन दैट senior advocate will not directly interact with the client. They will interact with the client only through the junior advocate or advocate record. डायरेक्ट खुद नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं. Certainly, that is they don't, senior advocate doesn't hold wakalatnama. Exactly. So they are supposed to be engaged on day-to-day basis. Okay. तो ये बात है. इसलिए सीनियर एडवोकेट का तो बहुत ही नॉबल व्यू से सीनियर एडवोकेट का कंसेप्ट बनाया गया था. लेकिन अब तो सीनियर एडवोकेट जो है फीस बढ़ाने के लिए लोगों ने प्रयोग किया है, और भी जगह अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, डेजिग्नेशन को. इसी कारण से कोर्ट्स जो है बहुत हेजिटेंट होती है किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट बनाने में. ओके. इवन इन द हाई कोर्ट्स वेरी फ्यू पीपल बिकम एट सीनियर एडवोकेट्स. सुप्रीम कोर्ट और भी मुश्किल है सीनियर एडवोकेट बनना, ओनली बिकॉज इनकी मिसयूज बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पाया है, हम लोगों ने समझा है. सर, जो सीनियर डेजिग्नेशन होता है ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स करते हैं, तो क्या दोनों के डेजिग्नेशन में कोई फ़र्क है, या किसी ने भी, चाहे हाई कोर्ट से आप सीनियर डेजिग्नेट हुए हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से सीनियर डेजिग्नेट हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? इन प्रैक्टिस हमने तो कोई डिफरेंस नहीं पाया. हाँ, ओके. कोई डिफरेंस नहीं पाया. हाँ. कोई उनका जो ड्रेस है या उनका कोई ट्रीटमेंट जजेस का या कहीं पे भी उनको कोई फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है. इवन हाई कोर्ट से भी अगर डेजिग्नेटेड है, इट इज द सेम थिंग. सेम in practice it is the same thing, and otherwise also it is same thing. तो मतलब डिफरेंस नहीं है? Not at all. Okay. I in these many years this is my understanding. सर, जैसे सीनियर एडवोकेट होते हैं तो उनको सिर्फ आर्गुमेंट के लिए वो होते हैं कि look, senior advocate are specialized in arguments. They are specialized in arguments. They can advise the clients, they can do everything, they can settle the petitions, there is no problem, but they will not file wakalatnama, and they should not interact with the client directly. नहीं interact कर सकते हैं. It is the concept of senior advocate was also coined with a view that younger people will get a chance. ओके, कि क्लाइंट से वो इंटरेक्ट करेंगे, वो ब्रीफिंग जो होगी वो सीनियर एडवोकेट को जूनियर करेंगे. तो उसके बेसिस पे ही सीनियर जो एडवोकेट हैं वो जाके कोर्ट्स में अपीयर होंगे, आर्गुमेंट करेंगे. तो जूनियर्स को तो बहुत, मतलब जो भी एडवोकेट हैं या जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होता होगा फिर इसके लिए, सीनियर को ब्रीफ करने के लिए. हाँ बिल्कुल, ब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमारा जॉब इनॉर्मस है. सीनियर एडवोकेट ना आए तो हमें तो पूरा तैयार रहना पड़ता है. ओके. हम एडवोकेट रिकॉर्ड, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एडवोकेट रिकॉर्ड की तो पूरी जिम्मेवारी है. एंड वी आर अकाउंटेबल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अकाउंटेबल टू द क्लाइंट्स. कई बार ऐसा होता है कि सीनियर नहीं आए, अगर जूनियर जो है वो एडजमेंट लेने के लिए गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ही आर्ग्यू करो. तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी ब्रीफिंग एडवोकेट हैं या एडवोकेट रिकॉर्ड हैं, उनको तो 24 घंटे तैयार ही रहना होता है मैटर में पूरा. सीनियर आए नहीं आए, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम जो है एकदम तैयार रहें और हम आर्ग्यू करें. सर, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू आजकल हम सुनते हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का. तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट होती है वो कोलिजियम सिस्टम से होती है. तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? As per my experience, it's a perfect system. There is no better system in our country. In fact, it has our this judicial system has become stronger. In 1977, that ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, by 4:1, the Supreme Court had decided that Article 21 can be suspended during the emergency time in the larger interest of the state.
Okay. But from there now, Hmm. last year, in 2024, in the electoral bond scheme case, Hmm. Supreme Court of India 5 judges bench unanimously decided that this scheme is bad and it quashed it, being violative of the constitutional provisions, right to information, and that Income Tax Act, and other some provisions of amendment in the provisions of People's Representation Act, Income Tax Act, where that amendment was quashed. So in fact, this is the journey that we have found that the collegium system has proved to be better. Our judges have become bolder and have played their role in saving the democracy. So I don't find there is any difficulty in the judicial system, the collegium system. It's a बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब इससे अच्छा सिस्टम है ही नहीं अभी तक. पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा हम लोगों ने देख समझ लिया है. सर जैसे एक बात होती है, अब यूएस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर भी मतलब रिपब्लिक ही है इंडिया की तरह, तो वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होती है और बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में दोज आर द डेमोक्रेसीज, वहाँ पे भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव ही करती है, बट द जुडिशरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट. तो अगर हम ये बोलते हैं कि मैं भी मानता हूँ कि कोलेजियम सिस्टम ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि नहीं यही बेस्ट सिस्टम है, तो और कंट्रीज में अदर सिस्टम्स भी हैं, तो इसके बारे में फिर आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक हमारे देश की बात है, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो कोलेजियम सिस्टम शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है. और हमने जब भी देखा है कि हमारे डेमोक्रेसी को क्राइसिस हुआ है, every time our courts have come to the rescue. बट सर वही बात है ना, Because the problem is there are 3 organs. That were all separated. But normally executive and legislative overlap. So they both of them together they do whatever they want to do. इसलिए ये जुडिशरी का अपॉइंटमेंट एकदम अलग ही रखा जाना चाहिए और एकदम जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बिल्कुल एकदम अलग होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी बचा रहे तो आपको एक सिस्टम को जरूर इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा, जो वो अपना अपॉइंटमेंट करे, अपना सारा सिस्टम सब करे, अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करे. तभी जब तक 2 इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक नहीं होगा. लाइक हमारे डेमोक्रेसी में अपोजिशन का कितना बड़ा रोल है. अगर अपोजिशन नहीं होगा तो पूरी डेमोक्रेसी का माहौल उड़ जाएगा. सिमिलरली ये तीनों विंग को अलग किया गया था, लेकिन इनफैक्ट 2 ही विंग अलग हो पाया एंड जुडिशरी बहुत सक्सेसफुली चल रही है. लोगों को न्याय मिल रहा है. हम लोग तो इस सिस्टम में इतने साल से देख रहे हैं कि हर कॉर्नर से जुडिशरी में जजेज हो, लॉयर हो, सब पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक न्याय मिल सके. सर अगर मैं इसको ऐसे रिफ्रेस करूं कि जब हम देखते हैं वही एडीएम जबलपुर वाला केस हुआ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज कोलेजियम सिस्टम नहीं था इस वजह से वो जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है? नहीं, देखिए वो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट क्या उस समय माहौल था उस हिसाब से जजेज ने पास किया होगा, बट वो जजमेंट सर्टनली बहुत गलत था एंड बहुत क्रिटिसिज्म उस जजमेंट का हुआ एंड वी ऑल रिग्रेट फॉर दैट जजमेंट कि ऐसा जजमेंट. वो तो हमारा हार्ट एंड सोल है पूरे डेमोक्रेसी का, पूरे संविधान का, पूरे हमारे आर्टिकल 21 तो हमारे जीने का अधिकार, तो आप कैसे उसको सस्पेंड कभी भी कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है. एक सेकंड के लिए भी नहीं सस्पेंड, कोई सवाल ही नहीं. इसलिए जो हमारा कोलेजियम सिस्टम जो है मैच्योर हुआ है और बेटर हुआ है.
एंड हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे तो धीरे धीरे जुडिशरी ने भी चीज़ों को इवॉल्व किया है। जब हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस, तो बिकॉज वो जो एक्सपीरियंसेस रहे इमरजेंसी के दौरान, हाँ बिल्कुल, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे बनाने की बारी आई, तो वो जजेस जिन्होंने डिसेंट दिया था या जिन्होंने गवर्नमेंट का को अपोज किया, उनको बाईपास करके सीजीआई बनाए गए। जो अदर जजेस थे उन्हें बनाया गया। जस्टिस एच.आर. खन्ना का केस हम जानते ही हाँ हैं। नहीं, ये सब बहुत ही मतलब दुखद घटना है। और तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता बहुत- है कि जो कोलिजियम सिस्टम फिर आया, वो हाँ, ये भी कारण रहे जिसकी वजह से जुडिशरी ने एक्ट किया। 100%। आज आज अगर हम आपको अपॉइंट करेंगे, आपको हम फेवर करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना। हम्म। तो दोनों एकदम अलग होना चाहिए। एंड फिर हम 1990s देखते हैं। उस समय जो पॉलिटी थी कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज थी। कोलिशन गवर्नमेंट्स आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं कि इंटरफेरेंस फिर बढ़ेगा अगर अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के ही हाथ में रहे। और जो रूलिंग पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा नंबर्स जिनके पास हैं, बिकॉज वो फुल मेजॉरिटी में नहीं है, तो उनको और लोगों को साथ लेके चलना है, तो बाकी अदर पार्टीज़ का भी फिर इंटरफेरेंस रहता। तो मे बी इस वजह से भी क्या कोलिजियम सिस्टम लाया गया, या एक फैक्टर ये भी रहा होगा जजेस के माइंड में। नहीं, कोलिजियम सिस्टम तो जो सारी जजमेंट जो हमारे यहाँ होल्ड हुए, ठीक। और इसको पाया गया कि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें तीनों ऑर्गन्स को अलग किया गया है, तो ये जब अलग रहेगा, जब इंडिपेंडेंट रहेगा, तभी जा कर के ये न्याय व्यवस्था या पूरा और भी जो व्यवस्थाएं पब्लिक तक पहुंच पाएगी। इसको देखते हुए जो कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया और उसको आज तक कंटिन्यू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी जो एक्ट आई थी जिसको क्वैश किया, जिससे कि प्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने। कोलिजियम सिस्टम को ही उन्होंने हाँ, इसको वैलिडेट किया। ओके सर, अभी हम देखते हैं कि एक ये भी इशू है कि पेंडेंसी बहुत है केसेस की। करीब करीब हम अगर टोटल केसेस देखें जो पेंडिंग है, तो 5 करोड़ के आसपास हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट को मिला के। तो जब हम बात करते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस की और कॉमन पीपल के लिए कि जस्टिस है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें लगता है कि एक एंटीथेसिस है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। और अगर इतने पेंडिंग केसेस हैं, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हाँ एक्सेस टू जस्टिस है। अगर किसी कोई क्रिमिनल केस है, उसको फाइनलिटी में पहुंचते पहुंचते, मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक बात करें, तो कई सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल लग जा रहे हैं। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि हाँ अभी एक्सेस टू जस्टिस है विदाउट डिले? डिले तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, और इसके कारण, डिले के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कि लोग अवेयर हो गए हैं, और लोगों की में प्रॉस्पेरिटी आई है। तो लोग जब अवेयर हो गए हैं, तो उनके प्रॉस्पेरिटी भी है और अवेयर भी हो गए हैं, तो वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाते हैं। हमारा पॉपुलेशन भी 150 करोड़ है इस देश का। तो एक ये भी बात है कि जब लोग कोर्ट जाएंगे तो केस बढ़ेगा, केस बढ़ेगा तो पेंडेंसी होगी। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि क्यों पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इसका कारण और भी हैं। इसके कारण तो लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ द honorable judges, lack of commitment of the lawyers, lack of commitment of government agencies who had to assist the courts and the system and the lawyers, due to which a court can a case can reach to its finality. So we have to strengthen all wings. एंड अब अभी आपने वो कोलिजियम सिस्टम की बात किया था। हमारा ये एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से जजेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, वहाँ पे जजेस आर मोर कॉम्पिटेंट देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हु कम थ्रू द एग्जामिनेशन।
therefore, and you will find that pendency in the district courts are more. I hope I am not wrong. No, yes sir, you are right. And district court judges come from full examination. They have written and then they have interview. बट सर वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी तो जो वैकेंसीज हैं, मतलब जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो फुली मतलब कंप्लीट है, वो ऐसा नहीं है. नहीं, वो अब तो पहले से बेहतर है. वैकेंसी बड़ी तेजी से भरी जा रही है, बट ये हमारे देश में पोस्ट वैकेंट रखने की डिफरेंट डिपार्टमेंट से आदत है, तो जुडिशियरी भी उसी तरह का है. बट जो मुद्दा बार बार आता है, जो मैं फिर से दोबारा बोलूँगा कॉलेजियम सिस्टम का, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों पेंडेंसी है अधिक, जबकि वो एग्जामिनेशन दे के आ रहे हैं और वो दे आर सपोज टू बी मोर कॉम्पिटेंट. सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ज़्यादा भी हैं ना, मतलब जैसे अगर हम बोलें कि हाई कोर्ट तो एक स्टेट में एक ही है. हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो कई सारे हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिकॉज ट्रायल कोर्ट्स भी हैं. बिल्कुल. तो ऑफ कोर्स ही बात है, सारे मैटर जो है ऊपर तक नहीं जाते हैं. बिल्कुल. तो ये भी तो एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा है. बट मैं जब ओवरऑल जुडिशरी की बात करता हूँ तो पेंडेंसी एक बिग इशू है. That's a problem in our country, and justice delayed is justice denied. हाँ, this concept is very clear about it. अगर डिले हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, कोई फायदा नहीं रहा. But delay is there, and from every side work has to be done. From judges side, from the lawyer side, and from the government agency side. There is a lack of will, commitment from every side. तो एक इसका कारण ये भी हो सकता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं. Structural means what? इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है. हाँ, 100%. That's, you said na earlier Judges की that other vacancies high जो हैं. courts and other district courts are not ready to accept that. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है उनका. हाँ, this online hearing and all, they are not ready to accept it, you were saying. So it is not that they are not ready to accept, because their infrastructure is not that proper. That development has not reached there. Developments only are restricted to Delhi, Mumbai, all these towns, Bangalore. So the infrastructure has to be developed before we talk of efficiency of the judiciary or disposal of the cases. ओके सर. सर क्या आप ये बिलीव करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है या हमारी जुडिशरी है वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है? बिकॉज कई बार ये देखने में आता है कि दोज हु आर वेल ऑफ दे कैन ईजिली एक्सेस, दे कैन गेट द जस्टिस, बट जो नहीं है, अ पर्सन फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, मार्जिनाइज सेक्शंस, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है. जहाँ तक आपने एक्सेस की बात की है, तो एक्चुअली everybody has access to Supreme Court, even the poor people. बट मैं उस पर बाद में आऊँगा. पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आपने बोला कि जो लोग रिच हैं उनको दे आर बेटर इक्विप्ड एंड वो ज़्यादा उनको एक्सेस है सुप्रीम कोर्ट का या और कोर्ट्स का. ये सच बात है कि रिच पीपल कैन एंगेज बेटर लॉयर्स, दे कैन एंगेज मोर नंबर ऑफ लॉयर्स, तो they can present their cases in the courts better. But access की जहाँ तक बात है, हर कोर्ट ने हमारे कंट्री में लीगल एड कमिटी बना रखी है जो कि गरीबों के केसेस को फ्री करती है. ओके. एंड मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस कमिटी इज देयर. मुझे भी लीगल सर्विस कमिटी ने मुझे भी अपने पैनल पे डाला है और मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं. दूसरे क्लाइंट जिसको कि पूरी फीस लेता हूँ और इनको जो फ्री सर्विस जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड होता है, मैं भी उनके केसेस कर रहा हूँ. तो देयरफॉर आई वांट टू से दैट ऑल कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री में जो है आज के टाइम में लीगल एड सर्विसेज हैं, प्रोवाइडेड हैं, और हर पुअर को एक्सेस है जस्टिस. हो सकता है कि जो आप सोचते हैं कि बड़े बड़े वकील और जो बड़ी फीस वाले वकील इनको अवेलेबल नहीं हैं, बट इनको अच्छे वकील अवेलेबल हैं. वो पुरानी बात हो गई कि लोग कोर्ट जा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता. सुप्रीम कोर्ट की लीगल जो सर्विस कमेटी बहुत अच्छी ढंग से चल रही है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है. ओके. तो
सुप्रीम कोर्ट में लाइक वी वर जस्ट नाउ हम लोग बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी ढंग से मैनेज की ड्यूरिंग कोविड, और आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शनिंग सिस्टम है बेटर है। तो सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, लीगल जस्टिस की बात है, गरीबों के वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लीगल सर्विस कमेटी काम कर रही है। ओके सर, एक बात और, जैसे ये लीगल एड कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, तो मान लीजिए किसी को रिट फाइल करनी है और वो मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, पुअर हैं, तो उनको फाइल करना है और उनको लीगल एड काउंसिल चाहिए, तो क्या करना चाहिए उनको फिर? उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड कोई ऑफिस है या? हाँ बिल्कुल, यू कैन गो एट द काउंटर इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इंक्वायरी काउंटर, you ask them, they will tell you where to apply. Okay. Now it is online, you can also apply physically, Okay, also you can online apply. ही। हाँ, लीगल एड काउंसिल के लिए। yes, Supreme Court, and you are going to get it, मतलब common, you apply it, हाँ, they will see your income, they will verify whether you are poor or not, हाँ, and then they will give you. And what I have seen, they are not दैट स्टिकलर अबाउट कि आपको एकदम एग्जाम ही नहीं कर लेगा कि आप गरीब हैं या नहीं है। थोड़े अगर है भी तो कोई ऐसी बात नहीं है। दे थिंक दैट अगर किसी को कोई अगर लेना चाहता है हेल्प तो हम दे देते हैं। तो वहाँ पे बड़ा लिबरल सिस्टम मैंने पाया है। हाँ, कि जो थोड़ा ठीक भी है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट लीगल एड सर्विस लेना चाहता है तो दे देते हैं, दे प्रोवाइड इट। मैंने देखा है कि कुछ लॉयर ने जो ठीक ठाक हैं उनको, बट लोगों को ना अभी भी ये चीज़ ना पता नहीं होती है, इसीलिए मैंने मतलब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की है, और जिससे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को ये पता चल जाए कि हर कोर्ट की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ लीगल एड के काउंसिल्स होते हैं जो फ्री में लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और ये व्यवस्था जो है वो स्टेट ने एंड जुडिशरी ने मिलके की है 100%। तो आपको इस चीज़ के लिए मतलब परेशान नहीं होना है कि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, बिल्कुल, आप कैसे जस्टिस लें। बिल्कुल, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको लगता है कि आप पुअर हैं, उसके बाद भी आप कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। वहाँ आपको लीगल एड काउंसिल मिलेगा। वो आपके जो भी आपको जस्टिस के लिए जो भी आपके फाइलिंग्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, सब कुछ वो आपके लिए करेंगे, और ये पूरा फ्री होगा 100%। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत सारे केसेस लीगल एड का कर रहा हूँ, और जो एक तो उनको कोई खर्च नहीं लगेगा, दूसरा जो मैं एज ए लॉयर जब मैं लीगल एड के केसेस में जाता हूँ तो उस पर मोहर लगी होती है। मेरी फाइल जो लीगल एड को मैं जो से आती है उस पे उसकी मोहर लगी होती है, उसमें कोई फी नहीं लगती है व्हेन वी फाइल द केस। ओके, कोर्ट की भी जो फी होती है वो नहीं लगती। हाँ, उस पे मोहर जब लग जाती है तो इट बिकम्स फीलेस, यू कांट, उस पे फी नहीं लगेगी। हम कोई चीज फाइल करेंगे, हाँ, जब हम कोई लॉयर कोई केस को फाइल करता है तो उसको फी कोर्ट फी देना पड़ता है, कोर्ट फी देना होता है, तो उसमें कोई कोर्ट फी नहीं लगेगी। तो वो मोहर जो लगी होती है उसका इम्पैक्ट ये होता है, जब ऑनरेबल जजेस के पास हियरिंग के लिए जाता है थोड़ा कंपैशनेट तो भी वो होते हैं। हाँ, तो दे आर अवेयर की लीगल एड का केस है, तो जजेज को हमने देखा है कि उनको ज्यादा कंपैशन से देख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा कि जो अमीर लोग हैं वो उनको ज़्यादा एक्सेस है, लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैंने देखा कि उनकी केसेस को ज़्यादा पेशेंट हियरिंग दी जाती है। मेरे जो प्राइवेट केसेस हैं उसमें जजेज को मैंने देखा कि दे आर इन हरी, बट सो फार लीगल एड सर्विस कमेटी के जो केसेस हैं उनमें मैंने हर समय देखा है मुझे पेशेंटली सुना गया। ओके, और मुझे रिलीफ मिला है। थोड़ा भी कुछ कहीं कुछ दिखा कि नहीं ये आदमी एग्रीव्ड है तो उसको हमको सुना गया और हमको प्रॉपर ऑर्डर मिला। तो अब पहले और अब में बहुत फर्क हो गया है, और इस देश में न्याय व्यवस्था का सिस्टम बहुत धीरे-धीरे इम्प्रूव और बहुत हो रहा है। सुधार है, बहुत ज्यादा। कहाँ जब मैं 1990 में वकालत शुरू किया था और आज 2025 में मैं बहुत कुछ डिफरेंस पा रहा हूँ। ओके, और जहाँ तक रही बात पेंडेंसी की भी, तो वो बहुत इस वजह से है बिकॉज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत है, तो उसमें हम फाइल हो रहे हैं। हाँ, सोलली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ही रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा वो भी क्या करेंगे। सर एक चीज़ और आती है बार बार सामने कि हमारे जो जजेस होते हैं उनके पास
ह्यूज नंबर ऑफ केसेस होते हैं हर दिन, जिसकी कोई बात नहीं करता है। मतलब सब इस बात की बात करते हैं कि हाँ जजेस को छुट्टियां कितनी मिलती हैं, बट इसकी कोई बात नहीं करता है कि वो एक एक दिन में एक एक बेंच के पास, एक एक जज के पास 80-80, 90-90, 100-100 केसेस की लिस्ट आती है। और अगर वो हर केसेस को 2-2, 3-3 मिनट भी दे रहे हैं, तो आप सोचिए 100 केसेस पहले उनके बारे में वो पढ़ के भी आते हैं, देख के भी आते हैं, तो ह्यूज बर्डन जो है उन पे भी है वर्क का। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो ऑनरेबल जजेज हैं, स्पेशली अभी मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूँगा, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सैटरडे, संडे, मंडे, सुबह शाम रात दिन लगे रहते हैं। आई हैव सीन कि किसी पार्टी में अगर जज को बुलाया गया है और कल मिसलेनियस डे है, तो वो उद्घाटन करके तुरंत निकलना चाहेंगे। तो हम लोग उनको अगर रोकेंगे कि सर थोड़ा देर रुक लेते, चाय पी लेते, बोला यार कल मिसलेनियस डे है, ओके, दे लीव द पार्टी इमीडिएटली। और छुट्टियां की जहां तक बात आ रही है, तो छुट्टियों के बारे में हम आपको ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा सैटरडे, संडे, मंडे लॉयर हो या जजेज हो, जब छुट्टियां होती है तो छुट्टी, और लोग छुट्टी मनाते होंगे, लॉयर जजेज छुट्टी नहीं मनाते हैं, काम करते हैं। हम हर समय मंडे की तैयारी करते हैं संडे को। और हम लोग के साथ हम एक वाकया हुआ कि एक जस्टिस RM लोढ़ा कहीं से द दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंट्री से विजिट करके आए थे, तो उन्होंने बोला, अपने अपने देश ने सबने बताया कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम है। तो इन्होंने बोला कि हम जो है हमारे देश में हम लोग बहुत काम करते हैं और हम सोच रहे हैं कि अब सैटरडे संडे भी हम फंक्शन करें। तो एट दैट टाइम हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर PH पारेख, तो SCBA के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सैटरडे संडे भी कोर्ट को खोल लूँ। तो आउट ऑफ टर्न उठ करके आए हमारे मिस्टर PH पारेख, एंड ही सेड कि लुक, अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो हम उसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि सैटरडे संडे हम पिकनिक मनाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम हर समय मंडे या ट्यूसडे की हम तैयारी करते होते हैं। एंड ही इन्फॉर्म्ड दैट सम 20-30% lawyers are facing divorce charges, family problems because of lack of time with spending with the family, because समय नहीं होता है, ये सच्चाई है। So judges are really working very hard to make the whole system सक्सेसफुल। और छुट्टियां तो बहुत जरूरी है। छुट्टियां अभी जो रिसेंट जो कैलेंडर आया है, अभी जो इस साल का, नए साल का, तो उसमें सारी छुट्टियां खत्म कर दी गई है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट विल बी पार्शियल वर्किंग इवन ड्यूरिंग द समर। हाँ, वेकेशन बेंच तो रहती ही है। नहीं, it will, more benches will work, partial working. There is no complete holiday. Earlier only the vacation court used to sit. No, Supreme Court will remain open partially. But I want to tell you, lawyers and judges of Supreme Court and High Court must get holiday. Exactly. Because wherever we are always reading, preparing, and especially when everything is available online. So holidays, we should not talk about holidays. We don't have to go and just cut ribbon like any other leader or anybody, bureaucrat, and go home. No. We have to always, wherever we are worried about the tomorrow's cases. दिमाग में चलता रहता है वही चीज़, वो कि अब उस केस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी कुछ फाइलिंग्स हैं तो वो शाम को ही करनी है, तो वो तो है। Our judges are working very hard. There should be no two thoughts about that. Okay, sir, thank you for joining us, and it was indeed a very thoughtful discussion. Thank you. I also thank you for inviting me, and I believe that our discussion would be useful to everyone. Thank you so much.